सुनो, केवल इसको देखो, इसको बस, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है और के लग जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो ये जो आया आपका C1, ये जो आपका आया C2, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जरा सॉल्व करके बताइए। इसको सॉल्व करिए, 1/c इक्वल टू, और यहां से c निकालिए, जल्दी जल्दी लगाओ भैया। तुम लोग पढ़े हुए सब? दीपक जल्दी लगाओ, चाय देख रहे हो तुम? लग गया? आंसर आ गया? अनुराग आप बताइए, बहुत दिन बाद आए हो तुम। हाँ तो बताओ फिर, रोज आते हो तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पीयूष आप बताइए, आप बताइए आंसर। इतना अच्छा कैलकुलेशन है तुम्हारा? सुनो, जब इसको सॉल्व करोगे ना सीरीज, तो क्या आएगा वो सुनो। 1/c इज इक्वल टू 1/CA, तो आप लिखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट ए, और ये d माइनस टी ऊपर आ जाएगा, बोलो, प्लस c मीडियम हो जाएगा आपका k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये k है यहां, k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/एप्सिलॉन नॉट ए। अब आपको समझना ये होगा कि अब मैं जो लिख रहा हूं यहां पर वो क्या है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। d माइनस टी अपॉन 1, बोलो, प्लस टी अपॉन के। अब ये जो आंसर आ रहा है ना कि 1/एप्सिलॉन नॉट ए, ये इंटू न्यूमरेटर में है पूरा। तो जब आप यहां से c सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट जंप करके ऊपर आ जाएगा, c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर, और अपॉन में d माइनस टी अपॉन 1, मतलब ये टर्म अपॉन में आ जाएगा, और प्लस t अपॉन के। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको लगाने का शॉर्टकट बता दे रहा हूं। इतना आप लगा लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं। नहीं समझे? और कई लोग तो जानते भी होंगे शॉर्टकट, इसका बता देंगे, अभी इसी को देख के बता देंगे, फॉर्मूला बना ले। देखो आदित्य बता देगा अभी। आदित्य अगर मान लो कई प्लेट भरी हो इसके बीच में, तो बता लोगे क्या आंसर आएगा? इसको देख कर देखो, इसको देखो, इस वाले लास्ट वाले फॉर्मूले को। फिलहाल इसको सब लोग लिख लिए? लिख लिए? अच्छा अब मेरी बात सुनिए, देखिए जो मैं आपको यहां पर शॉर्टकट बता रहा हूं ना, इसको आप लगाएंगे ना तो आप ये कैलकुलेशन से बच जाएंगे। वो क्या है सुनिए, ये बताइए यहां पे कितने मीडियम है? कौन एक बता रहा है यार? एक के वाला मीडियम है, एक एयर वाला है, एयर का K1 होता है। कितने मीडियम है? अच्छा सबके लिए एरिया सेम है, तो इसका एक, अगर आप इसका शॉर्टकट लगाएंगे तो C का एक शॉर्टकट है, ऊपर आप लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट ए। क्या लिखेंगे हमेशा? वो वाला एरिया है जो दोनों में सेम है, और अपॉन में गैप डिवाइडेड बाई उसका के। जैसे यहां ये वाला जो गैप है एयर वाला, यहां अगर ये टी है और पूरा डी है, तो एयर वाला गैप कितना है? डी माइनस टी, और उसका के कितना होता है? 1, प्लस जो मीडियम है टी, उसका गैप क्या है? टी गैप है, ओके, उसका मीडियम है। तो आप गैप अपॉन के प्लस गैप अपॉन के,
अगर दो मीडियम से ज्यादा मीडियम भी हो तो इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा दो। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जैसे एक प्लेट भरा हो ना, अब मान लीजिए दो प्लेट भरी हुई है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दो प्लेट हो गई और ये कैपेसिटर की प्लेट हो गई दोनों। और इस वाले का जो थिकनेस है वो T1 है, इसका T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K1 है, इसका K2 है, और पूरी दूरी आपको D दी है और एरिया A दिया है। इसका कैपेसिटेंस कौन बताएगा? शैलेश बताइए। एप्सिलॉन नॉट A माइनस अपॉन, ये कह रहा है D माइनस T1 प्लस T2, एकदम सही कह रहा है कि T1 प्लस T2 मीडियम हटा देंगे तो ये आ गया, अपॉन 1 प्लस T1 अपॉन K1। सब लोग बात समझ गए? इसमें कोई संदेह, इसमें कोई डाउट? बोल नहीं रहे हो? लिखो, यानी एप्सिलॉन नॉट A ऊपर लिख लेना, अपान में जो गैप होगा उसको उसके मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से डिवाइड करते चले जाना। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब सीरीज में होगा। और सीरीज में कब होगा? हाँ, एरिया कांस्टेंट हो और गैप डिवाइड हो, मतलब केवल गैप डिवाइड हो, एरिया ना डिवाइड हो। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? बोलो भाई। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये सवाल आ ही जाए तो आप लगा ले जाएंगे ना? ठीक। अब लिखिए केस 2। ऐसे मान लीजिए 3-4 मीडियम भर दे तो आपको कोई समस्या है नहीं। ऊपर एप्सिलॉन नॉट A और अपान में D माइनस T1 प्लस T2 जितने मीडियम है अपान 1, और T1 अपान K1 पहले जो मीडियम है, T2 अपान K2, T3 अपान K3 जोड़ते चले जाओ। बोलो यार, सब लोग समझ गए? अब हेडिंग लिखिए केस 2। सही से प्लेट बनाओ, लिखो केस 2 और इसमें लिखो when area divide such that separation between the plates remains the same. When area divide such that separation between the plates remains the same. क्या डिवाइड हो रहा है? एरिया। क्या डिवाइड नहीं हो रहा है? हाँ, मतलब प्लेटों के बीच का जो गैप है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एरिया विल रिमेन, बोलो, सेम। सहमत? और जो गैप है, एरिया विल डिवाइड, तुम लोग बहुत मारेंगे, एरिया विल डिवाइड, और जो गैप है वो डिवाइड नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जितने भी कैपेसिटर होंगे सब क्या कहलाएंगे? पैरेलल में। और पैरेलल का कोई फॉर्मूला बताए? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताइए, C1 प्लस C2। अगर दो है, अगर दो से ज्यादा है तो सो ऑन। बोलोगे? चलिए एक सवाल दे रहे हैं, जरा सब लोग इसको लगाएंगे। ये कैपेसिटर है, इसमें पूरा एरिया कितना है? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देखो इसमें एग्जैक्टली आधे एरिया तक यानी A/2 तक एक मीडियम भर दिए हैं K। आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और यहां पर एयर है और प्लेटों के बीच की दूरी D है। इसका कैपेसिटेंस बताइए। एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन K, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट A/2 बाय D, ये मतलब। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। किसी का आंसर आ गया? और कोई जो लगा ले गया हो इसको? कोई और बालक है? बालिका? अरे लगा लिए इसको यार, मजाक कर रहे हो? लगा लिए? क्या आंसर है? ब्रैकेट में 1 प्लस K एप्सिलॉन नॉट A/2D।
सुनो यहां देखो कितने मीडियम, पहले पैरेलल पहचाना सीख लो। ये और ये बीच की दूरी सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। एरिया ये वाला a/2 होगा क्योंकि पूरा a होता है, ये a/2, तो एरिया डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो इस पूरे एरिया के लिए एयर है और इस पूरे एरिया के लिए मीडियम, तो दो अलग अलग मीडियम अलग अलग एरिया कवर कर रहे हैं, तो पैरेलल में है। अब इसका कैपेसिटेंस एयर वाले का मान लो C1 और मीडियम वाले का मान लो C2, तो C1 कितना आएगा? फॉर्मूला होता है एयर वाले के लिए एप्सिलॉन नॉट, a की जगह a/2 होगा और जो गैप है वो d है। सही है? जब आप C2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट k एप्सिलॉन नॉट a/2 और यहां फिर d आएगा। अब ये दोनों पैरेलल में जोड़ोगे, जब दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट a/2d पूरा ये कॉमन हो जाएगा। तो जब आप लिखेंगे C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 और C2 दोनों में जो कॉमन है वो एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस के या k प्लस 1। बोलोगे क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? लिख लो। कठिन है ये? एग्जाम में तुम्हारे आया है? हाँ, तो फिर से आ सकता है। अरे एक बार आ गया है दोबारा भी आ सकता है, लगाए रहिए इस तरह का सवाल। तो देखो एक ही कैपेसिटर के अंदर ना दो कैपेसिटर बन जा रहा है। जैसे एक कैपेसिटर है उसके बीच में मीडियम भर दिए, थोड़ा थोड़ा खाली है, तो दो कैपेसिटर बन जा रहा है, फिर दोनों का सीरीज या पैरेलल में करके सॉल्व कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो अब लगा लेंगे सब लोग। एरिया डिवाइड हुआ तो पैरेलल में और गैप डिवाइड हुआ तो सीरीज में। एकदम आसान है, कोई समस्या नहीं है। तो ये सवाल दे रहा है, ये वाला आंसर मैं बाद में बताऊंगा, जल्दी से पहले आप लगाएंगे, और लगाएंगे भी नहीं, पहले आप मुझे ये बताएंगे लगेगा कैसे, मतलब प्रोसेस आप बता दीजिए फिर मैं सॉल्व कर दूं। चलिए पहले समझ लीजिए सवाल कैसे दिया हुआ है आपको। सुनिए, ये a/2 है, ये भी a/2 होगा, ये यहां पर d/2 है, ये भी d/2 होगा। बोलो होगा। यहां पर जो मीडियम भरा हुआ है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, क्या है? यहां पर K2, सही है, और यहां पर K3, सही है। तो K3 ऐसे कवर कर रहा है पूरा, इतना ये सब कवर कर रहा है। A1 जो K1 है ऐसे और K2 ऐसे, और इसका एरिया पूरा A है, प्लेटों के बीच की दूरी D होती है पूरी, वो है। तो कोई बच्चा मुझे बताए इसको लगाएंगे कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठाइए। जो इसको बता देगा कि इसको लगाएंगे कैसे तो उसके बाद वो लगा लेगा। मेन चीज है इसमें आप ये अप्लाई कर पाए कि हम क्या प्रोसेस अपनाना है। भाई तरीका पता होगा तभी तो लगाओगी, अब बोल नहीं रहे हो यार। हाँ तो कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ आदित्य आप बताइए पहले। K1 K2 सीरीज में है, उन दोनों का नेट निकालेंगे, वो K3 के पैरेलल में आएगा। बस खत्म हो गया, यही ना? ठीक है, और कोई? यही। सुनो, K1 K2 सीरीज में है, कितने लोग कह रहे हैं? और जो उसका आंसर आएगा वो K3 के साथ पैरेलल में है, क्या ये सही है? जो लोग कह रहे हैं K1 K2 सीरीज, उसका जो आंसर आया वो K3 के साथ पैरेलल, हाथ उठाएं। दीपक दोनों हाथ कोर्ट में रख लिए हैं, कह रहे कोई चांस ही नहीं है। भैया कुछ बताओगे? हाँ ना? चलो तुम बताओ। सुनो, हाँ मीडियम तो अलग है ना, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। मीडियम अलग होगा तभी तो हम लोग लगाएंगे, जब मीडियम सब सेम होगा। अच्छा सुनो, यहां भी K है, अच्छा ये सुनो पहले, यहां भी K है, बोलो K, यहां भी K है और यहां भी K। अब बताओ कैसे लगाएंगे? रुक जाओ, प्रभाकर बताएंगे। प्रभाकर तुम्हारे पड़ोसी का सवाल है, ये भी K है, ये भी K है, ये भी K है, कैसे लगाएंगे? सुनो तुम बताओ। अच्छा अब क्या, अब आप पहले जान लीजिए क्या लगाएंगे।
आंसर बताओ भैया, जब तीनों मीडियम एक ही हो गया तो अलग अलग मीडियम है ही नहीं, सीधे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तुम यार गजब आत्मा हो। वो कह रहा जैसे आप पहले लगाए तो ऐसे लगा लीजिए। जब ये पहले समझ लो, इसको हंसने वाली बात नहीं है ये। जैसे ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, मतलब पूरे में तुमने एक ही मीडियम भरा है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी उसका तो फॉर्मूला है ही। समझ नहीं पाए यार आप लोग, गड़बड़ बात कर रहे हैं। अगर सब अब आप कहेंगे सर आधा एयर, चौथाई एयर, चौथाई एयर लगाइए, अरे सब तो एयर हो गया। अब बोल नहीं रहे हो। तो यहां पर अलग अलग मीडियम होने की वजह से ही अलग अलग कैपेसिटर जनरेट हो रहे हैं। तो ये यहां पर जो C1 आया और ये C2 आया, ये आपस में क्या है? सीरीज में। जरा उस सीरीज वाले का आंसर बताइए, सी सीरीज। चलिए आंसर बोलिए। अभी आपको शॉर्टकट सिखाए थे यार, ठीक है, शॉर्टकट सिखाए थे ना अभी। ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए फिक्स है अपॉन डी माइनस जो भी। हाँ सर्विस बताएंगे तो बोलो। हाँ आप सही बोले, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2। ये जो ये कहा सब लोग सुन लीजिए। अब आप कहेंगे सर आप तो ए बताए थे, इसके लिए और इसके लिए जो एरिया कॉमन है वो ए बाई 2 है। अब बोलोगे तो यहां जो एप्सिलॉन नॉट ए होता है वहां ए बाई 2। हाँ अपॉन, अपॉन में सर, अपॉन में सर, अरे आंसर बोलो जल्दी। डी बाई 2 अपॉन K1। यस सर, डी बाई 2 अपॉन K1 प्लस डी बाई 2 अपॉन K2। अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो अलग बात है। अब ये बताओ इसका कैपेसिटेंस, ये वाला मान ले रहे हैं C डैश, इसकी वैल्यू बताइए इसकी। K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2। इसके लिए पूरा गैप होगा D, हाँ या ना। और जो आपका नेट आंसर आएगा C नेट, वो होगा C सीरीज प्लस C डैश। लिख लो। IIT वालों का और नीट वालों का ये फेवरेट टॉपिक है। एक कैपेसिटर के अंदर 3-4 मीडियम भर देंगे और कहेंगे पता करो, अब सॉल्व करो इसको। तो जो इसको पढ़ा रहेगा उसको आराम से डील कर लेगा, उसके लिए कोई नई चीज ये नहीं है। जो नहीं पढ़ा रहेगा कहेगा कि जाने दो, अगला सवाल चला गया। हो गया, समझ गए? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अगर गैप डिवाइड हो तो क्या है वो, और एरिया डिवाइड हो तो, और ऐसा हो कि कुछ गैप डिवाइड हो रहा हो कुछ जगह पर लेकिन एरिया कांस्टेंट हो। जैसे यहां गैप डिवाइड हो रहा है लेकिन एरिया कांस्टेंट, यहां पर एरिया डिवाइड हो रहा है लेकिन गैप कांस्टेंट, इस पूरे के लिए और इस पूरे के लिए। तो वहां सीरीज पैरेलल का मिक्सचर है, जैसे ये बोलोगे। अब ऐसा सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, 2-3 तो लगाइएगा। हाँ, एक मैं आपसे एक बात यहां पूछ ले रहा हूं, देखते हैं आप लोग समझते हैं कि नहीं। इसको लिख लिए भैया, इसको सब लोग लिख लिए, ये समझ में आ गया ना? अरे सॉल्व तो हो जाएगा ना, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई होकर ये गायब हो जाएगा, इसका एलसीएम K1 K2 आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सुनिए, यहां पर जिससे पूछेगा वो बताएगा। यहां देखो पहले, आपको ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है। हाँ बोलो। और आपने यहां पर ऐसे मीडियम भरा है, ध्यान सुनिए। अब जो मीडियम भरा हुआ है इसमें वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का, और जो आपने इसमें भरा हुआ है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का। अब कोई बताए कैसे लगाएंगे? नहीं, एरिया भी डिवाइड हो रहा है लेकिन गैप भी डिवाइड हो रहा है। मतलब दोनों में जब कोई एक डिवाइड हो रहा है, जब एरिया है गैप में से कोई एक डिवाइड हो रहा है तो दूसरा वाला कांस्टेंट, मतलब दूसरा वाला भी डिवाइड हो रहा है। जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि एरिया डिवाइड हो रहा है, तो यहां देखो, जब ऐसे जाएंगे ऐसे, ऐसे देखेंगे ऐसे, तो एरिया भी डिवाइड हो रहा है लेकिन गैप भी डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों एक साथ डिवाइड हो रहा है। अरे कुछ बोलोगे? तो जो अभी मैं बताया उससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे आप बताइए?
कोई बताए? सुनो, ये एससी वर्मा का सवाल है, मैंने इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड किया है और ये इंटीग्रेशन से लगेगा। कैसे? यहां से आप x दूरी पर जाएंगे, कितनी दूरी पर, और इसको आप dx यहां से थिकनेस काटेंगे, कितनी थिकनेस, dx। तो जब आप dx काटेंगे तो यहां से यहां तक आप मान सकते हैं ये दूरी लगभग 0 है, dx। तो ये वाली जो दूरी है स्ट्रिप जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, और ये वाली जो स्ट्रिप है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है, इसके लिए गैप सेम है। केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी गैप सेम है, एरिया इसका और इसका डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला एरिया आप मान लेंगे क्या, k1, और ये वाला मतलब ये वाला एरिया मान लेंगे आप a1 और ये वाला a2, और a1 प्लस a2 आपको दिया है पूरा एरिया a। तो अब जब आप इसको एरिया डिवाइड हो रहा है मतलब पैरेलल में लगा लेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, तो जो आंसर आएगा वो dc आएगा। यार इसका जो कैपेसिटेंस आएगा इसका मिलाकर वो dc आएगा। dc में ये वाला c1 और ये वाला c2 क्या होगा, पैरेलल में। अरे यार ये c1 और ये c2 पैरेलल में होगा क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है ना यार। तो जब आप dc सॉल्व कर लेंगे तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो इंटीग्रेशन dc होगा। ये एससी वर्मा का सवाल है। जब आप अभी 2 महीने बाद तैयारी करना शुरू करेंगे अच्छे एग्जाम की, 2 ही महीना बचा है ना, तब आप जब अच्छे से एक्टिव होंगे तब आपको ये सब सवाल मिलेंगे। ठीक, इसको आप इतना बना लीजिए, जानते रहिए, कम से कम आपको ये आइडिया, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे कि अगर भैया कोई एक डिवाइड हो रहा है दूसरा कांस्टेंट है तब तो सीरीज पैरेलल लगा लेंगे, अगर दोनों डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास इंटीग्रेशन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अरे बोलोगे, इसलिए आपको इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा। अब बोल नहीं रहे हो तो ये तो समझ गए ना कि कब सीरीज लगाना है, कब पैरेलल लगाना है और कब इंटीग्रेशन लगाना है। क्या है यार, तो जो अच्छा बच्चा होगा वो इसको सॉल्व करके लाके मुझे दिखाएगा इसका आंसर। इस वक्त ज्यादा पढ़ने में नुकसान नहीं है। जैसे पहले आप जुलाई और अगस्त में खूब पढ़ाई किए, फिर आप नहीं पढ़ाई किए, तो वो आपका एक तरह से नुकसान ही हुआ क्योंकि गैप हो गया। लेकिन अगर अब ज्यादा पढ़ाई कर लीजिए तो आपका वो 8 गुना, जैसे 2 पढ़ाई करेंगे तो आपको इक्वल मिलेगा उसका रिजल्टेंट 8 पढ़ लिए तो 108। हाँ मतलब बहुत तेजी एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। और जो लोग इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे समझ भी रहे होंगे। लिखिए इसको। ठीक, अब सुनिए, एक सवाल आता है आपके एग्जाम में, बहुत फेवरेट है बोर्ड वालों का, वो सुन लीजिए। सुनिए, एक कैपेसिटर को सेल से चार्ज किया गया। क्या? आपने एक कैपेसिटर लिया, उसके थ्रू आपने एक सेल जोड़ दी तो सेल उसको चार्ज करेगी, और सेल आपने हटा लिया, और उसमें मीडियम भर दिया। अब बताओ मैं क्या कहा? कुछ लोग तो इसीलिए मास्क पहन के आते हैं, कहते अब आपको पूछेंगे क्या, हम मास्क के अंदर से बोलेंगे। सुनो, आपने एक कैपेसिटर लिया और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फिर आपने सेल जोड़ा तो सेल उसको चार्ज प्रोवाइड करेगी, वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, हाँ या ना। फिर आपने वो सेल जो जुड़ी थी उसको हटा लिया और उसके बीच में एक मीडियम भर दिया, तो सेल हटा के मीडियम भरे हो एक बार, तो पूछेगा बाद में कितना चार्ज होगा, मीडियम भरने के बाद कितना चार्ज होगा, कितना वोल्टेज होगा, कितनी एनर्जी होगी। दूसरे में कहेगा कि एक कैपेसिटर को सेल से जोड़े। क्या? ऐसा तो आपने पहले भी किया था, उसको चार्ज कर लिया आपने, ये आपने पहले भी किया था। तो मीडियम सेल को जोड़े रखते हुए भरा आपने। अंतर क्या है? वहां सेल हटाकर तब मीडियम भरे थे, यहां क्या कर रहे हो? सेल जुड़ी है, सेल जुड़ी है और आपने मीडियम भर दिया। तो अब जो आंसर आएगा वो पहले से अलग आएगा, यानी अब का चार्ज पहले से अलग होगा, अब का वोल्टेज पहले से अलग होगा। तो ये दोनों केस पढ़ते हैं, तो लिखिए केस 1। इसमें लिखिए एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of voltage V
एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of voltage V. एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of voltage V. A capacitor of capacitance C is connected to a cell of voltage V. देखो बना भी दिया है। अब लिखो फाइंड नंबर 1। देखिए फाइंड नंबर 1 आप लोग बताते चलेंगे। क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ, इससे पहले कि ना बोलूं हाँ, क्योंकि दोनों पैरेलल में इसलिए है क्योंकि एंड पॉइंट सेम है। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट A B है, तो ये भी तो B और A हुआ, तो जितना वोल्टेज यहां है उतना यहां आएगा। कोई शक है इसमें? तो नंबर 1 लिखिए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q बराबर, ध्यान से सुनिए, सब लोग पढ़े होंगे, Q बराबर हाफ CV स्क्वायर। बोलोगे? कोई बहुत लोग हाँ बोल चुके हैं 4-5 बार। सुनो, कह रहे हाँ एकदम ठीक है। Q बराबर CV। करें अरे राम, सुनो, Q बराबर CV। नंबर 2 वोल्टेज, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेगा, V होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी जिसका सिंबल U है, हाफ CV स्क्वायर सही है, ठीक है। इस कोई बच्चा चाहे तो इसको हाफ Q स्क्वायर बाई C भी लिख सकता है, कोई चाहे तो हाफ QV भी लिख सकता है। बात एक ही है, मैंने हाफ CV स्क्वायर लिख दिया, ये नहीं पूछेगा। अब कहेगा द सेल इज डिसकनेक्टेड, कहेगा सेल इज डिसकनेक्टेड, सेल हटा दिए, लिखो नाउ द सेल इज डिसकनेक्टेड। सेल को चार्ज करने के बाद आपने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आपने जो सेल जोड़ी थी उसको आपने हटा लिया, तो सेल इज डिसकनेक्टेड। ये देखो सेल इज डिसकनेक्टेड, सही है। एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, and a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the plates, and a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the plates. Find all the three values Q, V and U। मतलब आपने जब इसके बीच में मीडियम भर दिया, भैया सुनो, अब आपने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया ना, पूरा ये पूरा भरा हुआ है हर मीडियम में हर जगह। तो मुझे ये बताइए अब इसका नया आपको क्या क्या बताना है। सुनिए, पहले आपको इसका नया कैपेसिटेंस बताना है, फिर आपको इसका नया चार्ज बताना है, फिर आपको इसका नया वोल्टेज बताना है। तो सबके साथ में डैश लगा दे रहा हूं, और फिर आपको इसके साथ नई एनर्जी बतानी है। तो नई एनर्जी, नया वोल्टेज, नया चार्ज, नया कैपेसिटेंस, चलिए सब नया नया है। बताइए पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू बताइए। नहीं पहले C था, अब जो लोग कह रहे हैं कि पहले ये C था अगर और अब KC हो जाएगा वो हाथ उठाएं। पहले C था और अब KC हो जाएगा, जो ये कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। बहुत लोग हाथ नहीं उठाए और सब लोग हाथ उठा लें। सब लोग हाथ उठाएं, सब लोग। अरे अंकित हाथ उठाओ, और सब लोग ध्यान, अरे हाथ उठाओ। अरे सुनो, अगर मीडियम भरोगे ना तो C को KC से होने से कोई रोक नहीं सकता। सुन लो ध्यान, इसको याद भी कर लो। कैपेसिटेंस का C से KC होना तय है, चाहे सेल जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी हो, ये फिक्स है। सुनाई दिया? जैसे एग्जाम में आएगा कि एक सेल जुड़ी हुई है तब मीडियम भरे, बोलोगे, और सेल हटी हुई है तब आपने मीडियम भरा। तो C को KC होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बताया था
कैपेसिटेंस माने वही 3 बर्तन, तो उसमें कितना चार्ज आएगा वो निर्धारित करता है, कितना उसमें पानी आएगा ये निर्धारित होता है, तो उसका सेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो सी डैश का केसी होना फिक्स है, याद रखिएगा, सेल जुड़ी रहेगी तब भी ये केसी होगा। अब चलिए नया चार्ज बताइए। नया चार्ज अगर पहले वाला क्यू था तो अभी वही रहेगा। हाँ सुभाष आप बताइए क्यों लग रहा है, चलिए आप बताइए, आप बताइए हम क्या पूछ रहे हैं। हाँ नया चार्ज बताइए, पहले वाला क्यू था, पहले वाला क्यू था, आप बताइए। अच्छा रुक जाइए, चार्ज अभी जाने दो, क्योंकि चार्ज के बिना कुछ आएगा नहीं। चार्ज वो बता पाएगा जिसके पास कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस, ज्यादा सेंस नहीं, थोड़ा सा 0.01%। क्यों ही रहेगा, लॉजिक है कोई बताइए। तो आपको वोल्टेज भी तो नहीं पता है। वोल्टेज से थोड़ी तुरंत ही मतलब जीरो हो जाएगा, जैसे पानी के वोल्टेज बता दिए तो तुरंत जीरो हो जाएगा। अभी मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी करूंगा, अभी आपसे बात करूंगा। ये बताओ, तुम सब लोग बता लोगे, सिर्फ एक चीज बताओ, एक कैपेसिटर लिए हो, उसको चार्ज देना है, क्या जोड़ोगे? क्या अब बोल भी नहीं रहे हो? सेल जोड़ोगे, तो सेल चार्ज देती है, अब बोल नहीं रहे, सेल हटा लिए तो चार्ज फिक्स हो गया। अगर सेल हट गई तो चार्ज फिक्स, उसको कोई बदल नहीं सकता। अरे भैया टंकी का पानी ऑन किए हो तब तो बाल्टी भरेगी, अब तुम टंकी का पानी बंद कर दिए, अब बड़ा लाके टब रख दिए हो तो पन्नी तो उतना रहेगा। पानी यानी जो सेल है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, और उसको तुम हटा लिए तो जितना चार्ज वो दे चुका है वो तो मेंटेन रहेगा। सुन लो, सेल हटी क्यू फिक्स, सेल हट गई और क्यू फिक्स है। अगर इसको पकड़ लिए तुम्हारा एक को गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम क्यू डैश बराबर क्यू ही लिखोगे, और अगर तुम इसको लिखे के सी वी अभी बता रहे थे तो ये तो गलत होगा ही, इन सबको भी ले डूबेगा। सुन लो फिर से, अगर सेल जुड़ी है तो क्या नहीं बदल सकता? सुने नहीं तुम, अगर सेल जुड़ी है तो क्या नहीं बदल सकता? तुम सब पागल हो और मुझे पागल कर दोगे। आप सही बोले, वोल्टेज कह रहा सब तो बता चुके, वही बचा है। तुम पागल, अगर सेल जुड़ी है तो इसके पैरेलल में है कि नहीं है, तो भी नहीं बदलेगा। मुझे यही सिखाना है, अगर सेल जुड़ी है तो भी नहीं बदलेगा, क्योंकि सेल अपने पैरेलल में वोल्टेज मेंटेन रखेगी, और सेल हट गई तो क्यू नहीं बदलेगा। यही दो लाइन याद रखो, तुम्हारा हर सवाल लगेगा। फिलहाल क्यू डैश बराबर वही क्यू आएगा पहले वाला सी वी। अब सुनो, अब लिखने लगे, सुनो पहले वी डैश, तो वी डैश बराबर क्यू डैश अपॉन सी डैश, क्यू डैश वही रहेगा सी वी, और सी डैश को केसी से होने से कोई रोक नहीं सकता, तो सी से सी कैंसिल। तो वोल्टेज की वैल्यू अभी तुम बात कर रहे थे तो वो अब के गुना कम हो गया। अब सुनो क्यों कम हो गया, जब यहां पर तुम के भर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो गई, और V बराबर ईडी होता है, तो अगर E कम हो गया के गुना तो V भी कम होगा। और सुनो, एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, जिसमें से हाफ C की जगह के सी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, और V की जगह V बाई के। अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक के कट जाएगा, तो ये बचेगा हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के, और हाफ सी वी स्क्वायर पहले वाली एनर्जी है, तो यू डैश बराबर यू बाई के। अब निष्कर्ष सुनो, मीडियम भरने पर चाहे सेल जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी हो, सी का केसी होना फिक्स है, और अगर सेल हट गई है तो आप देखेंगे क्यू फिक्स रहेगा, और बाकी दोनों लोग वोल्टेज और एनर्जी के गुना कम हो जाएगी। ये वी बाई के हो गया और ये यू बाई के हो गया। तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ सवाल है और एकदम गोद दिया हुआ सवाल है कि एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज किए 100 वोल्ट के सेल से, उसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, उसको अब सेल को हटा लिए, एक 8 माइक्रो मतलब के की वैल्यू 8 है, उसको भर दिए। अब नया ये सब बताओ,
बोलो यार। तो अगर सेल हट गई तो क्या नहीं बदलेगा? कह रहे हैं सेल हट गई तो क्या नहीं बदलेगा? चार्ज। लिख लो जॉर्ज, लिख लो, लिखो। सेल हट गई तो जितना चार्ज वो दी थी वो मेंटेन रहेगा। कोई बता सकता है सेल के हट जाने के बावजूद चार्ज जो क्यों मेंटेन है? क्योंकि उसको जो एक प्लेट पे कैसे चार्ज होता है नेगेटिव और दूसरे पर भी नेगेटिव। यही आंसर है यार। इससे प्लस है, माइनस, प्लस माइनस का अट्रैक्शन बना रहेगा ना। कह रहे हैं अच्छा ये बात। अरे भैया थोड़ा पढ़ाई करो तुम लोग, अब मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, जो साल भर की तो नहीं। अब थोड़ा खुद से क्वेश्चन लगाओ, लिखो, पेन चलाओ। मतलब पेपर छूटा था ना फिजिक्स में, बहुत लोग का छूटा था। बहुत लोग कह रहे हैं जितना आ रहा था उतना किए। अरे भैया तुमको जब पूरा पेपर करने की बात आएगी तो फिजिक्स पेपर लेंदी आएगा, पहले बता दे रहे हैं। तुम्हें डायग्राम भी बनाना है, न्यूमेरिकल भी लिखाना है, और बगल वाले से पूछ के 1 नंबर वाला उत्तर भी लिखना है। बहुत काम रहेगा, बार बार साइन करने भी आएगा। अरे तुम नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा ना, डिस्टर्ब करेगा। कोई कहेगा पेन मांगेगा, पेन दे दो। वो एडमिट कार्ड भी चेक करने आएंगे, 2-3 बार चेक करने आते हैं ना। और कुछ लोग खर्रा वरा लेके आते हैं, उनको भी चेक करने आएंगे। तो आप डिस्टर्ब, आप 15-20 मिनट निकाल दीजिए, वो तो आपका डिस्टर्ब होना ही है। बहुत तो कहते हैं अभी आधा घंटा बचा है, उसी में सब बवाल आ जाएगा। वो चेक करने वाले आ गए, उसी में कोई पेन मांगने लगा, कोई गुस्सा हो गया कि हमको तो अभी बाहर निकलो बताते हैं। लिख लिए? लिखो। किसी से मत कहना कि यहां नकल करवा देंगे, चिंता मत करो, पास करवा देंगे। खुद पहले खुद पास हो जाओ। लिखो, हेडिंग लिखो, when cell is connected, सुनो पहले, when cell is connected and medium is inserted, ये केस 2 है। when cell is connected, सेल जुड़ी हुई है, and medium is connected, मतलब इंसर्टेड, मीडियम अब भरा जा रहा है सेल के जुड़े रहते हुए। तो पहली लाइन लिखो बड़ी बड़ी, लिखो अगर सेल जुड़ी है तो वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा। अगर सेल जुड़ी है तो वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा। और सी को केसी होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसे लिख लो, सी को केसी होने से कोई रोक नहीं सकता। आप मेरी बात समझे भाई? सी तो केसी होगा ही, बोल नहीं रहे हो यार? सी तो केसी होगा ही, और क्या क्या नहीं बदलेगा सेल जुड़ी हो तो? वोल्टेज। तो पहली बात सी डैश अब कितना होगा? केसी। दूसरी बात वी डैश कितना होगा? वी। और देखो अगर वी डैश आप वी लिख दिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, तो बाकी सब चीजें आ गई। तीसरी बात क्यू डैश बराबर सी डैश वी डैश, और सी डैश कितना है? केसी, और ये वी डैश कितना है? वी, और सी इंटू वी पहले वाला था, सी इंटू वी पहले वाला क्यू था, तो ये के क्यू हो गया। बोलो यार। और एनर्जी सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू डैश बराबर हाफ सी की जगह के सी, और वी वही रहेगा, और हाफ सी वी स्क्वायर जो है वो पहले वाला यू था, तो ये के यू हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब चार्ज भी के गुना बढ़ गया और एनर्जी भी के गुनी बढ़ गई, वोल्टेज मेंटेन है, और सी डैश को केसी होने से कोई रोक नहीं सकता। टर्म सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सी को केसी होने से कोई रोक नहीं सकता का मतलब है चाहे सेल जुड़ी हो और चाहे ना जुड़ी हो, मीडियम तुमने भरा नहीं, सी केसी होगा, क्योंकि वो सेल पर डिपेंड नहीं करता, वो उसकी बनावट की प्रॉपर्टी है। कुछ बोलोगे तो बताओ सेल ने कितना चार्ज? पहले इतना लिखो, चलो रास्ते बताओ तुम, सेल ने कितना चार्ज दिया है? ऐसे पहले यहां देखो, यहां इसे पढ़ो, क्यू डैश बराबर के क्यू, पढ़ो
हाँ, अभी बताओ सेल ने कितना चार्ज दिया है? शुभम रंजन बताएंगे कि मैंने क्या पूछा। सेल ने कितना चार्ज एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि पहले से क्यू था ही उसके पास, तुमने मीडियम भरा और चार्ज क्यू से बढ़कर के क्यू हो गया, तो कितना बढ़ गया? के क्यू माइनस क्यू। अब देख लेना एग्जाम में क्या पूछा है, कहेगा कि सेल के पास 5 कूलम चार्ज है, तुमने मीडियम भर दिया, उसका के 10 है, वोल्टेज आपको दे दिया 20। अब कह देगा मीडियम को भरने पर सेल ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो पहले वाला चार्ज आ जाएगा क्यू बराबर सीवी से, अब बाद वाला के सीवी से, या वो के बिना हो जाएगा, आप जान ही रहे। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो वो भी लिख लो, चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द सेल, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द सेल, बाय द सेल बराबर के क्यू माइनस क्यू, यानी के माइनस 1 इंटू क्यू। क्या समझ में आया? तुम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का सवाल लगाए हो कि नहीं, ईमानदारी से बता दो। बहुत ईमानदार हो। सुनो भैया, सवाल लगा लो, मैं कहा हूं आपसे एग्जाम में आएगा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। कैपेसिटर में अगर आपको कुछ पढ़ना, सुन लीजिए, अगर कैपेसिटर में आपको कुछ पढ़ना है तो पहला है कैपेसिटर होता क्या है, दूसरा है उसके कैपेसिटेंस का डेरिवेशन, तीसरा है कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम वाला सवाल, जो आपसे उम्मीद है आप कर लेंगे। बड़े सवाल में सुन लीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेगा एक मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका आपको पढ़ाया था ना, कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, तो रेडियस दे देगा, कैपेसिटेंस आ गया, दूसरे का दे देगा, कह देगा एक वायर से कनेक्ट कर दिए, वायर में कितना हीट लॉस हुआ, तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या पूछ रहा है वो। तो वो कह रहा है कि जब चार्ज यहां से यहां जा रहा है हाई से लो वोल्टेज, तो वायर में करंट फ्लो करेगी, वायर गर्म होगा, वही हीट लॉस है। तो उसका फॉर्मूला आपको उस दिन पूछे थे, आपको सवाल भी दिए थे, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल, कम से कम इसी का 4-5 सवाल लगा लो भैया, लगा लो। और ये जो आपको बताया सीरीज पैरेलल वाला, और ये टॉपिक आज पढ़ाए, यानी आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इतना पढ़ के आइएगा।